यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 5 परमानेंट देश हैं जिसमें चाइना भी एक पार्ट है। अब जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सेशन होता है और इंडिया किसी भी पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को अगर ब्लैकलिस्ट करने की डिमांड रखता है या प्रपोजल रखता है, तो चाइना की आदत रही है कि हर बार जो इंडिया ब्लैकलिस्ट करने की डिमांड रखता है उसे ब्लॉक कर देता है। और चाइना का ये कहना रहता है कि आप और प्रूफ लाइए, और एविडेंसेस लाइए, इतने एविडेंसेस पे ब्लॉक नहीं किया जाएगा या ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाएगा। पर चाइना ऐसा करता क्यों है और कौन सा रीसेंट कंटेक्स्ट हुआ है जहां पे चाइना ने इंडिया की डिमांड को ब्लॉक कर दिया है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना बार बार फ्रीक्वेंटली इंडिया की जो डिमांड रहती है ब्लैकलिस्ट करने की उसको ब्लॉक करता है। क्यों ऐसा करता है ये समझने की कोशिश करेंगे और कौन सा रीसेंट कंटेक्स्ट हुआ है। देखिए, रीसेंट कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जैशे मोहम्मद, ये आपने नाम सुना होगा, ठीक है, पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट है जैशे मोहम्मद। उसमें उनके लीडर अब्दुल राउफ अजहर, ठीक है, क्या नाम है, अब्दुल राउफ अजहर, इसको भारत ने डिमांड किया था ब्लैकलिस्ट करने की। ठीक है, इन्होंने कहा था, भारत का ये डिमांड थी कि इनको, जो क्योंकि ये जैशे मोहम्मद के लीडर हैं और बहुत सारी टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए जो कि इंडिया के अगेंस्ट है, इस वजह से अब्दुल राउफ अजहर को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत, कमेटी के तहत ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। पर एज यूजुअल चाइना ने इस प्रपोजल को ब्लॉक कर दिया और ब्लॉक करने का रीज़न ये दिया कि इतने ज़्यादा एविडेंसेस नहीं हैं, इतने ज़्यादा प्रूफ जो है वो इंडिया ने नहीं प्रोवाइड किए हैं कि किसी भी या इस व्यक्ति को ब्लैकलिस्ट किया जाए, तो इस वजह से ब्लॉक कर दिया चाइना ने। और देखिए, अगर हम बात करें कि अब्दुल रऊफ ये कौन है, ठीक है, ये हैं आपके मसूद अजहर, आप इनका नाम सुना होगा, मसूद अजहर, इनके भाई हैं ये, ठीक है, 1974 पाकिस्तान की पैदाइश है। अब इसको क्यों भारत ने अब्दुल रऊफ को क्यों ब्लैकलिस्ट करने की डिमांड करी थी? क्योंकि अगर हम बात करें तो ये कई सारी टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है, कई सारी टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जो कि डायरेक्टली इंडिया को इम्पैक्ट कर चुकी है, जो कि इंडिया को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर चुकी है। कहाँ का इनका इन्वॉल्वमेंट है? अगर हम बात करें, जो आपका हाईजैक हुआ था इंडियन एयरलाइंस एयरक्राफ्ट, ठीक है, 1999 में, इसमें ये इन्वॉल्व थे। साथ ही साथ जो पार्लियामेंट का अटैक हुआ था 2001 में, उसमें भी इनकी भूमिका थी। और फिर आपका जो पठानकोट में इंसिडेंट हुआ था, जो पठानकोट में टेरर अटैक हुआ था, उसमें भी अब्दुल रऊफ की इन्वॉल्वमेंट थी या पार्टिसिपेशन थी। तो इसी वजह से इनकी जो टेरर एक्टिविटीज़ है, अब्दुल रऊफ की जो टेरर एक्टिविटीज़ है, वो कई सालों से, कई डेकेड से जो है वो इंडिया को इम्पैक्ट कर रही है। इस वजह से इंडिया ने डिमांड रखा कि अब्दुल रऊफ को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए और ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर देना चाहिए। पर एज यूजुअल चाइना ने इस डिमांड को ब्लॉक कर दिया और चाइना ने ये कहा कि इनफ एविडेंसेस नहीं है। अब बात ये उठती है कि चाइना ऐसा क्यों करता है? ठीक है, चाइना जो है वो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को ब्लैकलिस्ट करने से क्यों रोकता है? देखिए, अगर हम बात करें, चाइना के अपने इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, ठीक है, चाइना के अपने इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सीपेक, सबसे इंपॉर्टेंट है सीपेक। हालांकि सीपेक जब अनाउंस हुआ था, ठीक है, अराउंड 2014-15 के राउंड जब अनाउंस हुआ था, तो ऐसा पाकिस्तान में प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि अब तो पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ज़्यादा बूम कर जाएगी, सीपेक आ गया है, इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, इतने $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है, इतने जॉब्स क्रिएट होंगे। पर अगर आज हम बात करें 10 साल बाद, तो सीपेक जो है, ठीक है, सीपेक जो है वो रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं कर पाया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की आप इकॉनमी जान ही रहे हैं कि किस हाल में है। जून में IMF की बेल आउट है। अगर जून में IMF की बेल आउट पाकिस्तान को नहीं मिलती है तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, क्योंकि अभी जो स्थिति चल रही पाकिस्तान में, जिस तरह से सिविल वॉर चल रहा है इमरान खान को लेकर, ठीक है, वॉयलेंस इरप्ट हो रहा है, अगर IMF बेल आउट जून तक नहीं आता है तो पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। तो इससे पता लग सकता है कि जो चाइना का, ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और वो चीज़ जनरेट नहीं कर पाया है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट भी नहीं हुए हैं, ठीक है, 15-20 एक प्रोजेक्ट्स थे, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है UNSC में और इन रिटर्न जो है पाकिस्तान, चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं, ठीक है, चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं। देखिए, चाइना को
पाकिस्तान की इकोनॉमी से कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। चाइना को पाकिस्तान की इकोनॉमी से कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, चाइना का अपना प्रेजेंस बढ़ाना है, ठीक है। चाइना को अपना प्रेजेंस बढ़ाना है पाकिस्तान में, और फिर पाकिस्तान के लैंड को वो यूज कर सकता है अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। लार्जर इंटरेस्ट यही है, लार्जर इंटरेस्ट यही है। इसी वजह से सीपैक और ये सारी चीजें अनाउंस करी गई हैं, ठीक है। और पाकिस्तान जो है इस वजह से ऑल वेदर फ्रेंड चाइना को वो अपना मानता है। तो ये हो गया इंटरेस्ट। इसी वजह से जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिस तरीके से चाइना अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, जिस तरीके से चाइना अपने पावर का मिसयूज कर रहा है, इसी वजह से बहुत टाइम से इंडिया का ये स्टांस रहा है कि भाई इंडिया को भी परमानेंट मेंबर बना दिया जाए, ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर तो इंडिया बहुत बार हो चुका है, ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो इंडिया यूएनएससी का हो चुका है, पर इंडिया ये पिच करता है कि भाई इंडिया को एक परमानेंट सीट दो, क्योंकि अगर हम एशिया की बात करें, एशिया एज अ कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है, और इतने बड़े कॉन्टिनेंट को सिर्फ एक कंट्री नहीं रिप्रेजेंट कर सकती है। क्योंकि अगर हम एशिया की बात करें तो यूएनएससी की बात करें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, तो सिर्फ चाइना ही एक ऐसा देश है जो एशिया से बिलोंग करता है। तो इस वजह से इंडिया का ये कहना है कि एशिया बीइंग द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सिर्फ एक देश जो है वो एशिया की आवाज रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। इस वजह से इंडिया का ये स्टांस रहा है कि भाई ये जो परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, इसको एक्सपैंड करो और इंडिया को भी परमानेंट सीट जो है वो अलाउ करो। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें, चाइना जो है इस डिमांड को भी कई बार ब्लॉक करता चला रहा है, क्योंकि चाइना ऑब्वियसली बात नहीं चाहेगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को भी परमानेंट सीट मिली जाए या मिले इन फ्यूचर। अब देखो कौन से कमेटी के तहत, ये आपके प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमने थोड़ा एनालिसिस का पार्ट कर लिया, अब थोड़ा सा मैं आपको प्रीलिम्स बेस्ड बताता हूं। ये कौन सी कमेटी है जिसके तहत टेररिस्ट को ब्लैकलिस्ट किया जाता है या उन्हें ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो अनाउंस किया जाता है, वो है आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 126 कमेटी, ठीक है। अब आपसे ऐसे एज इट इज प्रीलिम्स में पूछे जा सकता है क्वेश्चन कि भाई 1267 कमेटी रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो यूनाइटेड नेशन से है, क्या वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से है, ठीक है, जनरल असेंबली से है, ठीक है। ये सारी चीजें 4 ऑप्शन आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 126 कमेटी इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कब फॉर्म हुआ था ये? इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था भाई, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1919 में, ठीक है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1919 में। अब आप पूछेंगे 1919 में क्यों? अब इसका भी रीजन था, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1919 में, और ये और स्ट्रेंथन हो गया था आपका जब 9/11 अटैक्स हुए थे, ठीक है। 9/11 अटैक्स के बाद जो है काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया था, क्योंकि अगर हम यूएसए के स्टांस की बात करें ना टेररिज्म को लेके, तो यूएसए को लगता था 2001 से पहले जब उनके 9/11 अटैक नहीं हुआ था, उनको लगता था टेररिज्म नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें बिलोंग नहीं करती हैं, ठीक है। पर जब 9/11 अटैक हुआ उसके बाद समझ में आया यूएसए को कि हाँ ग्लोबल टेररिज्म जो है वो एक रियल प्रॉब्लम है। उसके बाद से ही ये जो कमेटी है इसको और स्ट्रेंथन किया गया, ठीक है। इसको आपका दाइश एंड अलकायदा सैंक्शंस कमेटी भी बोला जाता है, ठीक है। दाइश हो गया आपका, आईएसएस हो गया, ये इनके वेरियस टर्म्स है, आपसे इससे भी पूछा जा सकता है। और देखिए इसमें क्या है, इसमें कोई भी, इस कमेटी में कोई भी डिसीजन लेना होगा तो इसमें जितने भी परमानेंट मेंबर्स हैं उनको एक साथ हामी भरनी होगी। इस वजह से चाइना जो डिमांड ब्लॉक कर देता है भारत की, इस वजह से जो इंडिया डिमांड रखता है कि टेररिस्ट को ब्लैकलिस्ट किया जाए 126 कमेटी में, वो पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि चाइना अगर एक कंट्री भी डिमांड को ब्लॉक कर देगा तो डिमांड फिर पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसी वजह से इंडिया का ये स्टांस रहा है कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक्सपेंशन किया जाए और इंडिया को भी एक परमानेंट सीट दी जाए, क्योंकि एशिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है और उसमें सिर्फ एक देश एक पूरे कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो ये पूरा इशू था। प्रीलिम्स के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, मेंस का भी आपको मैंने ठीक ठाक एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप अपने डाउट जो है वो कमेंट में पिन डाउन कर सकते हैं। सेशन को एंड करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीट उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, स्टडी IQ ने अपना स्टेट पीएससी के स्मार्ट कोर्सेज लॉन्च किए हैं, ठीक है। चाहे वो 2023 हो, चाहे वो 2024 हो। वैसे ही इसके ओरिजिनल प्राइस है 9,999, पर अगर आप मेरा कोड इंप्लीमेंट करोगे तब आपको डिस्काउंट प्राइस मिलेगा, और वो डिस्काउंट होगा आपका 4,999। तो गलती से ये प्राइस मत पे कर देना, मेरा कोड लगाओगे, मेरा कोड है RS Live
जैसे ही मेरा कोड इंटर करोगे यू विल बी एबल टू परचेज दिस स्मार्ट कोर्सेज एट अ डिस्काउंटेड प्राइस विच इज 4999। सो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपसे। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।